जय हिंद कैडेट्स, आज हमारे क्रैश कोर्स का 9th डे है, 9वां दिन। और आज हम पढ़ने वाले लीडरशिप, यानी कि एक लीडर के क्या गुण होते हैं और उसका क्या चरित्र होता है। तो कैडेट्स, आप सबको पता होगा कि एनसीसी गुरु यूट्यूब चैनल पे 10 दिन का क्रैश कोर्स चला हुआ है, जो कि हमारे 3 तारीख से शुरू हुआ था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीडरशिप, यानी कि लीडर यानी कि नेतृत्व। कैडेट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक लीडर के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, कौन से उसके अंदर चरित्र होने चाहिए। आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लीडर के गुण लिखिए, तो हमारे पास में आता है अलर्टनेस। वो हमेशा अलर्ट होना चाहिए, कोई भी चीज मान लो हो रही है वो अवेयर होना चाहिए और क्या जो आसपास चल रहा है उसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। बियरिंग यानी कि उनका जो रहने सहने का जो तरीका, उनके जो पहनने का जो ड्रेसिंग सेंस है, जो बोलने का तरीका है, वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। करेज यानी कि वो साहसी होनी चाहिए, कोई भी चीज का आगे फुट फ्रंट पे यानी कि आगे जो है फर्स्ट स्टेप लेने के लिए हमेशा तैयार रहे, करेजियस रहे, साहसी रहे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है डिसिसिवनेस, यानी कि कोई भी डिसीजन लेने से वो पीछे ना हटे और पूरा एनालिसिस करके हर जो कार्य होता है उसके अंदर डिसीजन ले सके। डिपेंडेबिलिटी, अब इसमें क्या होता है डिपेंडेबिलिटी, यानी कि वो इंटरडिपेंडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कल ही सब कुछ कर लूंगा, नहीं, पूरी टीम को साथ लेके चलना होता है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं कि भाई ये टास्क तू कर ले, ये तू कर ले। इस तरह से क्या होता है, डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए। एंडुरेंस, अब ये सबसे मेन चीज है कैडेट्स। क्या होता है वार के दौरान, यानी कि मान लो लड़ाई चल रही है तो दोनों ही मान लो कोई इधर एक ए टीम है, इधर कोई बी टीम है। इससे क्या होगा कि एक ऐसा समय आता है जब लगता है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, सामने वाला मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है। अब यहाँ पे ये जो भावनाएं मान लो दोनों तरफ भारी है, अब यहाँ पे जो एंडुरेंस जिसके पास है, जो थोड़ा सा और ज्यादा समय तक टिक गया, वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, इनको है नेस्तनाबूद कर देगा। तो इस तरह से क्या होता है, एंडुरेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद कैडेट्स एंथुजियास्टिक, हमेशा जो है एंथुजियाज्म से भरा होना चाहिए। हमारे पास में इनिशिएटिव, कोई भी चीज हो उसके लिए इनिशिएटिव यानी इनिशिएट करने वाला होना चाहिए, हमेशा फर्स्ट स्टेप लेने वाला। इंटीग्रिटी, सबको साथ लेके चलने वाला इंटीग्रिटी होना चाहिए। जजमेंट, कोई भी जजमेंट आपको बनाए, मान लो ऑप्शंस की प्रेजेंस में या ऑप्शंस की एब्सेंस में, तो वो बड़ा सोच समझ के और जो एनालिटिकल जो डाटा है, जो फैक्ट्स, उनको देख करके जो है जजमेंट लेने में सक्षम हो। जस्टिस, किसी का भी कोई भी बुरा ना करे और सबको न्याय मिले, ऐसा लीडर निर्धारित करता है, एंश्योर करता है। नॉलेज, अब कैडेट जिस लीडर के पास नॉलेज ही नहीं होगी वो क्या होगा, डूबेगा। जो उसका ग्रुप है वो हमेशा डूबेगा। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे जो अभी करंट के जो लीडर है नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत अच्छे से नॉलेजफुल पर्सन है। इस वजह से क्या है, लोग उनकी बातों को मानते हैं और सुनते भी हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल पप्पू भाई साहब आ गए, अब उनको यही नहीं पता कि राजनीति क्या होती है और किस तरह से लोगों को जोड़ा जाता है। अब उन्होंने यात्रा तो कर ली, भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन जब बात आएगी देश को चलाने की तो ये हलवा नहीं है। इसके लिए तो मोदी जैसे जो महान लीडर ही इस देश को चला सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऐसे ही मतलब हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। आपको सभी को पता ही होगा कि जैसे हमारे जो पप्पू भाई साहब हैं, ठीक है, उनके जो बोलने का तरीका आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो हमारे मोदी जी है, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो एक लीडर की क्वालिटीज़ के अंदर आता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एक एग्जांपल के रूप में आपको बता रहे हैं। फिर हमारे जैसे लॉयल्टी की बात कर लेते हैं, यानी कि वो हर एक इंसान के प्रति क्या होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर यानी कि कोई भी जैसे हंसी मजाक थोड़ा सा उनके अंदर बिल्कुल होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम जो ट्रूप है, जो हमारा ग्रुप है, उसको कंट्रोल करने में थोड़े से क्या है, पीछे रह जाते हैं। तो उनके साथ हंसना खेलना घुलना मिलना थोड़ा सा उसको समझ इनके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारे क्या हमारे एक लीडर के ट्रेड्स होते हैं। एक बार फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। अलर्टनेस, बियरिंग, करेज, डिसिसिवनेस, डिपेंडेबिलिटी, एंड्योरेंस, एंथुजियास्टिक, इनिशिएटिव, इंटीग्रिटी, जजमेंट, जस्टिस, नॉलेज, लॉयल्टी, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सारे क्या है, एक लीडर के गुण होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं 4 इंडिकेटर्स ऑफ लीडरशिप ट्रेड्स, यानी कि कौन एक अच्छा लीडर अच्छा हो सकता है। उसके लिए क्या होना चाहिए, मोरल, टीम स्पिरिट, डिसिप्लिन और कॉम्पिटेंस। इसका मतलब क्या होता है, इस 4 जो फैक्टर है ये इनके अंदर होने चाहिए। पहला मोरल हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मोरल हमेशा हाई होना चाहिए, ठीक है, हमेशा तैयार रहना चाहिए। टीम स्पिरिट, हमारी जो टीम की भावना है, यानी कि एक अकेला नहीं चलना होता। लीडर का मतलब ये नहीं कि भाई एक अकेला बंदा है और वही सब कुछ कर रहा है, नहीं, टीम को साथ लेके चलना है। सबका एक जो टीम स्पिरिट होती है, जो समूह भावना होती है, उसको लेकर के चलना है और हमें साथ में मिलकर काम करना है। डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन को मेंटेन करने वाला होना चाहिए, यानी कि अनुशासन के अंदर रहे और अनुशासित रहकर ही सारे काम करे। मान लो कोई देख रहा है कि ऑफिसर देख रहा है तो मैं कुछ करूंगा, नहीं, लीडर क्या होगा, अगर कोई नहीं देख रहा तो भी अपना काम सही तरीके से करेगा। ये एक लीडर की पहचान होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पिटेंस, जो हमारे ट्रूप है उनके बीच में कॉम्पिटेंस नहीं होगा तो क्या करेंगे कि कुछ करने की जो इच्छा ही नहीं होगी। अरे भाई वो अच्छा कर रहा है, वो अच्छा दिख रहा है, वो अच्छा नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में जब थोड़ी थोड़ी रहेंगी, यानी कॉम्पिटेंस रहेगा, एक दूसरे को देख के क्या करते हैं, हम सीखते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैडेट्स मोटिवेशन। ये आप सबको पता है, मोटिवेट करने की कोई जरूरत नहीं, आप सभी मोटिवेटेड हैं ही, ठीक है।
तो मोटिवेशन है क्या चीज़? अंदर से जो आता है इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, यानी कि हम किसी चीज़ को काम करने में सक्षम हो जाते हैं, हमारा मन नहीं कर रहा, फिर किसी पॉइंट पे हम मोटिवेट होके हम क्या करते हैं, उस काम को अंजाम दे देते हैं। ये हमारा मोटिवेशन इज द कमिटमेंट एंड अर्ज विद इन ए मेंबर विच मेक्स हिम अकम्प्लिश हिज टास्क अंडर ऑल सिचुएशंस विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉस्ट। यानी कि ये मतलब फर्क नहीं पड़ता कि क्या इसका रिजल्ट होने वाला है, हमें बस करना है तो करना है। तो जैसे आप बहुत सारे जैसे कैडेट CDS की तैयारी कर रहे हो तो आपको फोड़ना है बस। इसके बाद हमारा स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री हैज गिवन 3 फैक्टर्स विच विल मोटिवेट एनी पर्सन। यानी कि ये जो 3 चीज़ें हैं वो क्या करेंगे, किसी भी इंसान को मोटिवेट करने में सक्षम होती है। पहले हमारा मेटेरियलिस्टिक फैक्टर, नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल फैक्टर, तीसरा स्पिरिचुअल फैक्टर। अब एक एक करके अगर हम बात करें, मेटेरियल फैक्टर क्या होता है? मान लो कोई फुटबॉल टीम है, उनके पास में हमने गियर्स, जैसे मान लो फुटबॉल के लिए क्या चाहिए, बहुत सारी बॉल्स चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो हमने बॉल्स ला के दे दी, तो उसका मोरल अप होगा। लोग क्या करेंगे, जो फुटबॉल टीम है वो उनके चीयर अप होगा और वो क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे। तो यानी कि मेटेरियलिस्टिक थिंग अगर प्रोवाइड करवा दे तो क्या होगा, मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर हमारा इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, अब मान लो कोई युद्ध लड़ना है, आपके पास में इनपुट कुछ है ही नहीं, तो मोरल क्या होगा, डाउन होगा। लेकिन मान लो कोई आपके इंटेलिजेंस का इनपुट है कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ है, तो आप क्या करेंगे, मोरल आपका हाई हो गया। यानी कि इंटेलेक्चुअल, यानी कि नॉलेज आपके पास में, इन्फॉर्मेशन आपके पास में है, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से मोटिवेट होकर उस काम को अंजाम दे सकते हैं। फिर हमारे स्पिरिचुअल फैक्टर्स, ये तो आपको जैसे हमने पहले बताया था नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर भी स्पिरिचुअल फैक्टर्स, हम क्या करते हैं, किसी न किसी की वर्शिप करते हैं, उनका नाम लेकर के हमको चीज़ को करते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या आता है हमारे पास अंदर, क्या आता है, मोटिवेशन आता है। तो ये सारी चीज़ें हम मोटिवेशन के लिए देखते हैं। इसके बाद हमारे पास में आता है क्रेडिट्स मोरल वैल्यूज, यानी कि जो हमारे नैतिक मूल्य है वो क्या क्या है। जैसे संस्कार की बात कर लेते हैं, नैतिक मूल्य की बात करते हैं, तो क्या होता है, एक्ट्स वेल एंड ह्यूमरेबली जो ऑनरेबली परफॉर्म्ड। यानी कि मोरल वैल्यू क्या होती है, जो भी हम डेली का जो काम करते हैं, जो भी अच्छा बुरा सब काम करते हैं, उसी का जो एक पैमाना है वो क्या हमारा मोरल वैल्यूज के अंदर आता है, कि हम किस वजह से वो कर रहे हैं। बिहेवियर एंड कंडक्ट, ये सब के अंदर हमारा मोरल बिहेवियर जो है दिख जाता है। और जो ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने जो है 4 जो दी है कार्डिनल जो वर्च्यूज, वो क्या क्या है, जो हमारे प्लेटो साहब है, प्रूडेंस, करेज, सेल्फ कंट्रोल एंड जस्टिस। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, टू मेक राइट डिसीजन, यानी कि हमारे पास में एनालिसिस करने के लिए बहुत सारा डाटा है, उसके अंदर से हमें डिसीजन लेना होता है, ये हमारा प्रूडेंस। करेज, यानी कि साहस, हमने पहले बताया, टू स्टे कोर्स एंड रेजिस्ट टेम्पटेशन ऑफ ए ऑल काइंड, कोई भी चीज़ आ जाए हम उसको नहीं मानेंगे, हमें तो क्या करना है, इसको अकम्प्लिश करना है। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए हमारे माइंड के अंदर, बॉडी के अंदर, हमारे एक्शंस के अंदर क्या होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल। टू सबऑर्डिनेट पैशन, इमोशन एंड फीलिंग्स टू फुलफिल मिशन एट हैंड, तभी हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को अकम्प्लिश कर सकते हैं हम। जस्टिस, टू गिव एवरी इंडिविजुअल हिज ड्यू, मान लो किसी भी इंसान का जो राइट है उसको हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, हर एक इंसान के साथ जस्टिस करना चाहिए। तो ये हमारे क्या आते हैं, मोरल वैल्यूज के अंदर आता है। फिर हम बात करते हैं इनर अर्ज फॉर एक्सीलेंस एंड सेल्फलेस सर्विस, यानी कि खुद अच्छा करने की हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, और सेल्फलेस सर्विस, बिना किसी बेनिफिट के सोचे कि भाई हमें, मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए, प्रॉफिट मिलेगा, ये हमें नहीं करना। सेल्फलेस, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के हमें लोगों की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है। तो ये हमारे किसके अंदर आता है, मोरल वैल्यूज के अंदर आता है। नैतिक जो मूल्य है, जो हमें घर पे, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है वहाँ से सीखने को मिलते हैं, जो हमारे गुरुजन होते हैं वहाँ से सीखने को मिलती है, तो ये सारी चीज़ें हमें नैतिक मूल्यों के अंदर आती है। इसके बाद क्रेडिट्स हमारे पास में आता है कैरेक्टर, यानी कि चरित्र किसी का। आपने देखा होगा कि जब आप 12th पास कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, चरित्र प्रमाण पत्र रिलीज किया जाता है, यानी कि इसका कंडक्ट कैसा रहा है, किसने क्या अच्छा किया है और क्या सही नहीं किया। देखो आपके जो एकेडमिक्स के जो मार्क्स होते हैं वो रिपोर्ट कार्ड अलग होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग होती है, उस पर मान लो गुड और एक्सीलेंट इस तरह से कुछ लिखा जाता है, तो मान लो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स आर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सन्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड, जिस तरह से वो कंडक्ट होता है उसका, एंड इट इज़ द वर्च्यू ऑफ वीकनेसेस, जो भी उसकी अच्छाई और बुराई सब, बैलेंस शीट ऑफ गुड एंड बैड क्वालिटीज, जो अच्छा और बुरा सब काम कर रहे हैं उसी का जो माप तोल है वो क्या हमारा कैरेक्टर होता है। और जो जिस तरह से वो उनका कैरेक्टर उसी तरह से लोग क्या करते हैं, कंडक्ट, यानी कि कोई भी काम को अंजाम देते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेड्स आर लिस्टेड बिलो, जो कैरेक्टर के लिए क्या होता है, जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। स्पीक ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना है। बी ऑनेस्ट, हमेशा क्या होना है, ईमानदार रहना है। कीप योर वर्ड, आप अपनी बात को रख पाए ऐसा आपको सक्षम होना है। अवन अप योर मिस्टेक, मान लो कोई चीज़ आपसे गलती हो गई, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है, आप उसको एडमिट कीजिए कि हाँ आई एम एट फॉल्ट, नेक्स्ट टाइम विल नॉट रिपोर्ट द सेम, रिपीट द सेम थिंग, यानी कि अभी मेरे से गलती होगी, अगली बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो ये क्या होता है, आपको एडमिट करना है, ये आपके अच्छे कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। बी योर ओन जज,
आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या सही और क्या गलत, इसके अंदर आप डिफरेंशिएट कर पाए। डू नॉट सीक चीप पॉपुलैरिटी, ऐसा नहीं कि भाई मुझे पॉपुलर होना, कुछ भी जो है रॉन्ग मटेरियल आप यूज करें, नहीं, आप अपनी सक्सेस के दम पे, आप अपनी मेहनत के बल पे आपको पॉपुलर होना चाहिए। रजिस्ट टेम्पटेशन, मान लो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपको लगता है कि नहीं यार ये काम मुझे नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसको क्या करना, आपको रजिस्ट करना कि नहीं, आई हैव टू डू इट, दिस इज ए गुड कैरेक्टर पर्सन। सेट एन एग्जाम्पल, आपको करना है लोगों के लिए, क्या करना है, एग्जाम्पल सेट करना है कि भाई ऐसा भी इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर कोई अच्छा किया जा सकता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपके अंदर एक जो जिम्मेवारी की भावना होनी चाहिए। सेल्फ सेक्रीफाइस, कोई भी मान लो जहाँ जरूरत पड़ी तो आप जो अपनी जो भावनाओं को कंट्रोल करके दूसरों की जो सेवा करते, दूसरों की जो सहायता करते, वो आपके अंदर होना चाहिए। बी इम्पार्शियल, कोई भी आपको इम्पार्शियलिटी नहीं करनी, भेदभाव आपको बिल्कुल भी नहीं करना, कोई भाई भतीजाबाज नहीं करना, जो कैपेबल है उसी को आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। डिसिप्लिन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन आपको अनुशासन के अंदर रहना चाहिए। एनसीसी का तो हमारा मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एकता और अनुशासन। तो ये हमारे कैरेक्टर के अंदर आते हैं। अब बताते हैं कैडेट्स ऑनर कोड। ये क्या होता है कि हमें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो हमारे पास में आता है यू शैल नॉट लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, टॉलरेट दोज, अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो उनको रोकना है। यू शैल नॉट एनीथिंग सेल्फिश, यानी कि स्वार्थी नहीं बनना, एंड लेटिंग डाउन ए फेलो कैडेट फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, और किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, जो हमारे साथ वाले कैडेट्स हैं उनको क्या नीचा नहीं दिखाना। यू शैल नॉट बाय एनी एक्शंस ब्रिंग द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन टू डिसग्रेस, कभी भी अपने इंस्टीट्यूट का, अपने समाज का, अपने घर का, अपने माँ बाप का, अपने आप का नाम खराब हो, ऐसा आपको कोई भी काम नहीं करना है। यू शैल एक्सेप्ट वॉलेंटरली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी वॉल्यूशन ऑफ दिस कोड, और मान लो आपने गलती से अनइंटेंशनली कोई गलती कर भी दी तो उसको एक्सेप्ट करना है और उसको समझ करके आगे उस चीज़ को रिपीट नहीं करना है। अब इसके लिए मान लो आपको कोई सजा भी मिल रही है तो उसके लिए भी तैयार रहना है। इसके बाद में आता है कैडेट्स ऑनर कोड के कुछ जो मुख्य बातें हैं वो क्या क्या है। गुड कंडक्ट टू एनहेंस योर ओन सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी कि आपका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, सबसे बातचीत करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीजें आपके अच्छे होने चाहिए। गिव प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट ओवर पर्सनल इंटरेस्ट, अपने आप को आगे न रख के आपके समूह को, अपने समाज को, अपने लोगों को आगे रखना है। स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अच्छी चीज है, जो सही है उसको सपोर्ट करना है, जो गलत है उसको आपको सपोर्ट नहीं करना, उसको नीचे दबाना है। आंसर क्वेश्चंस फुली एंड ट्रूथफुली टू द ऑनर कोड कमिटी, अब मान लो आपने कोई गलती कर दी तो वहां पे झूठ नहीं बोलनी है, चाहे आपको उससे सजा भी मिल रही हो, आपको सच बोलना है। ऑन अप टू द कमिटी एनी ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन ऑनर कोड वेदर इंटेंशनल और गलती से कुछ हो गया तो आप उसको बताएंगे जरूर, और अगर गलती से हुआ जानबूझ जैसे भी आप उसको एडमिट करेंगे। गिव ऑल हेल्प एंड एनकरेजमेंट टू फॉलो कैडेट्स हु आर वीक, मान लो कोई कमजोर तो आप उसको जैसे कोई भी हेल्प दे सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल हेल्प हो गया, कोई भी आपका एजुकेशनल हेल्प हो गया, कोई भी आप चीज़ उसको मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं। पार्टिसिपेट इन ऑल कॉम्पिटिशन्स एंड स्पोर्ट्स इन ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, आपको क्या करना है, हमारे जो को करिकुलर एक्टिविटीज उनके अंदर पार्टिसिपेट करना है। एक्सेप्ट डिफीट विद ग्रेस एंड विक्ट्री विद ह्यूमिलिटी, अगर आप हार जाते हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, बुरा नहीं मानना है, और आप जो अगर विक्ट्री तो उसको आपको ह्यूमिलिएट यानी कि आपको जो विनम्रता से उसको एक्सेप्ट करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना, बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना। ट्रीट ऑल फेलो कैडेट्स विद लव एंड अफेक्शन, सभी को आपको इज्जत की नज़र से देखना है, सबको आपको सम्मान रूप में जो आपको आदर करना है। बी सिक्युलर ट्रूथफुल होनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर डीलिंग्स, यानी कि हमेशा आपको ईमानदार रहना है और अपनी बात सीधी कहनी है, किसी से दबना नहीं है और बुलंद रहना है। ये क्या होता है, एक अच्छी कैडेट की पहचान होती है। ऑनर कोड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। अब कैडेट्स जो हमने क्वालिटीज़ देखी है, करैक्टरिस्टिक्स देखे हैं लीडरशिप की, यानी कि लीडर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये हमारे जो बहुत सारे लीडर्स हुए हैं, जो हमारे पहले और जो अभी प्रेजेंट में जो कुछ लीडर्स हुए उनके बारे में हम चर्चा करने वाले, कुछ केस स्टडीज देखने वाले हैं और उनके जीवन से कुछ सीखने वाले हैं। तो आपको पता है कैडेट्स ये क्रैश कोर्स चल रहा है, तो यहाँ पे हम डिटेल में तो सारी चीज़ें शेयर कर नहीं सकते, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको बता देते हैं ताकि आपके एग्जाम के अंदर अगर आप आ जाए तो आप उनको लिख के आ सको। तो सबसे पहले हमारे पास में जैसे देख लेते हैं कौन कौन से हमारे ग्रेट लीडर्स हुए हैं। शिवाजी एंड एपीजे अब्दुल कलाम, दीपा मलिक, महाराणा प्रताप, रतन टाटा, किरण मजूमदार शाह, रानी ऑफ झांसी यानी कि झांसी की रानी, और जो नारायण मूर्ति साहब, प्रकाश पादुकोण, टीपू सुल्तान, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले। और कैडेट्स हम आपको बता दें आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी बहुत जल्दी आपके करिकुलम के अंदर ऐड हो जाएंगे, ऐसी हमारे को आशा है। तो कैडेट्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे जो शिवाजी है वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उनका जो है 19 फरवरी को क्या कर दिया, उनके जो बर्थ के रूप में मनाने लगे, यानी कि शिवाजी जयंती के रूप में। तो ये 19 फरवरी आप याद रखेंगे। शिवाजी वाज क्राउन्ड किंग ऑफ सतारा इन ए लेविश सेरेमनी ऑन
6 जून 1974 को क्या बने, राजा बने। एंड इन लेट मार्च 1680 शिवाजी क्या हो गए, डिसेंट्री हो गई, बीमार पड़ गए, और जो है 3 और 5 1680 क्या हो गए, एज ऑफ 52 उनकी हनुमान जयंती के दिन जो है डेथ हो गई, देहांत हो गया। इसके बाद गाइड्स हमारे पास में आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। उनका जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को, और इनका जो है देहांत हुआ था 27 जुलाई 2015 को। ये कैडेट्स हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे, और कैडेट्स इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, बहुत सारी मिसाइल्स के ऊपर काम किया, और जो है GSLV, PSLV, OSLV इत्यादि के ऊपर इन्होंने काम किया। तो कैडेट्स इनको जो है एक जो उपाधि दी गई, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, मिसाइल मैन। इसके बाद में 27 जुलाई 2015 को इनका जो है एक जो लेक्चर दे रहे थे शिलोंग के अंदर, एक जो कॉलेज थी उसके अंदर, तो उनके अंदर क्या हुआ, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग है, वहाँ पे अपना क्या कर रहे थे, ये लेक्चर दे रहे थे, और उसी टाइम पे लेक्चर देते देते ही इनका जो है 5 मिनट तक लेक्चर इन्होंने दिया, और उसी टाइम पे इनको हार्ट अटैक जो हो गया, और ये जो हमारे निधन हो गया। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी एक ही काम कर रहे थे, यानी कि अपने लोगों को एजुकेट कर रहे थे, अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर कर रहे थे। तो हमेशा से इन्होंने देश की सेवा की है, और एक लीडर की पहचान होती है कि वो सिर्फ अपना नहीं सब लोगों का देखते हैं, ठीक है। इन्होंने जीवन के अंदर अपनी शादी नहीं की, ठीक है, वो बहुत सारे जो है बहुत सारे अच्छे काम किए, जो आप इनकी जीवनी जो है आप अगर बोलेंगे तो एक एक जो हम लीडर बता रहे हैं इनकी अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो कैडेट्स आप कमेंट्स के अंदर बता के जा सकते हैं कि अगर आपको एक एक के बारे में जानना है तो हम डिटेल के अंदर वीडियो लेके आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम बात करें दीपा मलिक, ये हमारे पैरा एथलीट है। तो इनका जो जन्म हुआ था 30 सितंबर 1970 को, ठीक है। सी इज एन इंडियन एथलीट, सी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन पैरालंपिक गेम्स, पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स के अंदर क्या किया था, मेडल जीता था। वो ने सिल्वर मेडल एट द 2016 समर पैरालंपिक्स इन द शॉर्ट पुट। तो आप क्या करती हैं, ये हमारा शॉर्ट पुट फेंकती हैं, ठीक है। जो आप बात करते हैं ना कैडेट्स, एक होता है डिस्कस, वो तस्त्री होते हैं, ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट पुट होता है वो गोला होता है। तो गोला फेंक के अंदर इन्होंने मेडल जीता था। यानी कि कुछ लिम्का रिकॉर्ड्स भी हैं, जैसे लिम्का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के अंदर इन्होंने क्या किया था, ड्राइविंग अक्रॉस 9 हाई एल्टीट्यूड पासेस इन 9 डेज, 9 दिन के अंदर जो 9 हमारे पासेस थे हाई एल्टीट्यूड उनको ड्राइव किया इन्होंने। और उसके बाद में स्विमिंग इन रिवर यमुना अगेंस्ट द करंट, एक तो बहाव के साथ और एक बहाव के उल्टा, तो इन्होंने बहाव के उल्टा जो है तैराकी की, और इन्होंने 1 किलोमीटर तक ये किया 2008 के अंदर अहमदाबाद में, ये जो आपका इलाहाबाद। तो यहाँ पे इनका लिम्का लिम्का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है उसके अंदर इनका नाम दर्ज हुआ। इसके बाद कैडेट्स हमारे पास में आते हैं महाराणा प्रताप जी। महाराणा प्रताप जी का पहला नाम था प्रताप सिंह, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, और जो है इनका जो देहांत हुआ था 19 जनवरी 1597 को। जो महाराणा प्रताप के नाम से जाने जाते थे, एंड दे वर द 13th राजपूत किंग ऑफ द मेवाड़। मेवाड़ आपको पता ही होगा। तो ये 13 राजपूत किंग थे, और यहाँ पे जो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये इसके हल्दी घाटी के युद्ध से ही फेमस है। तो जो राणा का घोड़ा था उसने भी जो है इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया था इस युद्ध के अंदर, आपने कहानी जरूर सुनी होगी। 18 जून 1576 को जो है महाराणा प्रताप एंड अकबर फोर्सेज लेड बाई मान सिंह ऑफ आमिर, इनके बीच में जो लड़ाई हुई थी, जो हल्दीघाटी युद्ध हुआ था, वो बड़ा पॉपुलर है, आपने सुना होगा ऑब्वियसली। रिपोर्टेडली प्रताप डाइड ऑफ इंजरी सस्टेन्ड इन ए हंटिंग एक्सीडेंट ऑफ 56 और 19 जनवरी 1597, एज 56 इनका जो है देहांत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं कैडेट्स किरण मजूमदार शाह। इनका जो जन्म हुआ था 23 मार्च 1953 को, और ये क्या है कि इंडियन बिलियनियर एंटरप्रेन्योर। जैसे हम बात करें कि हमारी जो महिला शक्ति है वो किसी से कम नहीं है, ये जो है बिलियनियर एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। इनकी बहुत सारी, जैसे हमारे पास शी इज द चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बायोकॉन लिमिटेड, ए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बेस्ड इन बेंगलोर। ये इनकी जो है क्या है, हमारे पास में मैनेजिंग डायरेक्टर है। इंडिया एंड द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, इनकी क्या है, चेयरपर्सन है। कैडेट्स शी वाज अवार्डेड द ओथमोर, ये जो अवार्ड होता है ओथमोर गोल्ड मेडल, ये क्या होता है, जो हमारा साइंस जो केमिस्ट्री होती है, इसके अंदर जो केमिस्ट्री होती है, इसके अंदर जो कोई अच्छा करता है उनको क्या मिलता है, ये अवार्ड दिया जाता है। तो फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री। इसके बाद में कैडेट्स हमारे पास में आते हैं रतन टाटा जी। आप सबको इनके बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि आजकल जो है इनकी मीडिया के अंदर बहुत चर्चा होती है कि भाई इतना जो है इन्होंने डोनेशन दिया, ठीक है, इतना इन्होंने जो यहाँ डोनेशन दिया, ये काम करवाया, ये भला किया, ये कल्याण का काम किया। तो ये सारी चीज़ें आप सुनते रहे होंगे। रतन टाटा वाज बोर्न इन बॉम्बे, बॉम्बे के अंदर इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को। इसके बाद में कैडेट्स जो इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था टाटा ग्रुप के अंदर, वो कैसे
वर्किंग ऑन द शो फ्लोर ऑफ टाटा स्टील। टाटा स्टील जो शो फ्लोर है उसके ऊपर इन्होंने काम शुरू किया था। उसके बाद में अभी क्या है, ये इंटरिम चेयरमैन। इसके बाद में कैसे अगर हम देखें तो इनको कौन कौन से जो अवार्ड मिले हैं, पद्म भूषण 2000 के अंदर और जो पद्म विभूषण है 2008 के अंदर इनको जो है अवार्ड्स मिले हैं। द थर्ड एंड सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करें कैडेट्स, हमारे पास में आता है नारायण मूर्ति साहब। तो आप सबको पता ही होगा कि ये जो हमारा इन्फोसिस है उसके है को फाउंडर, आपने जरूर इनका नाम सुना होगा, और इनके साथ में जो इनकी वाइफ है सुधा मूर्ति जी, उनका भी नाम सुना होगा। तो नागवरा रामाराव नारायण मूर्ति वाज बोर्न 20 अगस्त 1946 एंड ही कॉमनली रेफर्ड टू एज नारायण मूर्ति। इनका जो है कॉमनली नारायण मूर्ति नाम से जाना जाता है। ही इज एन इंडियन IT इंडस्ट्रियलिस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, जो इनके जो को फाउंडर किसके, इन्फोसिस के। मूर्ति एंड 6 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स फाउंडेड इन्फोसिस, यानी कि इनके साथ में 6 और जो इनके साथी थे इन्होंने मिलकर इन्फोसिस की शुरुआत की 1981 के अंदर। एंड इनिशियल कैपिटल इंजेक्शन ऑफ ₹10,000, और ये जो 10,000 रुपये थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि विच वाज प्रोवाइडेड बाई हिज वाइफ सुधा मूर्ति। ये जो स्पोर्ट है, ये एक हस्बैंड और वाइफ के अंदर जो स्पोर्ट मिल जाता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कैडेट्स, इनकी जो वाइफ है उन्होंने जो है इनको रुपए दिए थे, और इससे जो है इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की, इन्फोसिस, जो कि आज बहुत बड़ी कंपनी है, और जो है 21 साल तक ये एज ए CEO रहे, 1981 से 2002 तक। इन अगस्त 2011 ही रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी टेकिंग द टाइटल चेयरमैन एमेरिटिस, जो इनका टाइटल था ये इनको दिया गया, और ये क्या 2011 के अंदर रिटायर हो गए। देन हमारे पास में आता है कैडेट्स रानी लक्ष्मीबाई। आपने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो ये जब क्या हुआ कि जैसे ब्रिटिशर्स थे वो पूरे इंडिया पे क्या अपना कब्जा जमा रहे थे, तो इनको पता चला कि भाई यूपी के अंदर जैसे झांसी के अंदर कोई भी वहाँ पे अपना कब्जा नहीं जमा पा रहा, तो ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ी ज़्यादा फौज भेज दी थी उस टाइम पे। इन्होंने पूरा ये था कि बिल्कुल नहीं मानेंगे, हमारी धरती है, चाहे तो रहेंगे तो हम यहाँ पे एज आज़ादी रहेंगे, फ्रीडम के साथ रहेंगे, नहीं तो हम इस धरती के अंदर मिल जाएंगे, युद्ध लड़ेंगे और इस धरती के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इनका जो है उस टाइम पे सोच थी, इन्होंने ऐसे नारा दिया था। लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी, 19 नवंबर 1828 इसका जन्म हुआ था, और 18 जून 1858 को इनका देहांत हो गया था। वाज द क्वीन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ झांसी, नॉर्थ इंडिया, करेंटली प्रेजेंट इन झांसी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, यूपी। शी डिफेंडेड झांसी अगेंस्ट ब्रिटिश ट्रूप्स। सर हग रोज रिसाइड झांसी ऑन 23 मार्च 1858, यानी कि पूरे जो झांसी को घेर लिया गया था, तो इस पे उन्होंने जो है कंट्रोल किया और उनको जो है डिफीट किया। ऑन जून 17 इन कोठा की सराय नियर द फूल बाग ऑफ ग्वालियर, ए स्क्वाड्रन ऑफ द 8th किंग रॉयल आयरिश हुसर्स अंडर कैप्टन हैनिस फोर्ट द लार्ज इंडियन फोर्स कमांडेड बाय रानी लक्ष्मीबाई हु वाज ट्राइंग टू लीव द एरिया। इनके बीच में बड़ी जो है भीषण लड़ाई हुई, और उसके अंदर ये जो है शहीद जो इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स प्रकाश पादुकोण जी। ये हमारे पास में एक जो बैडमिंटन प्लेयर रहे, इनका जन्म हुआ था 10 जून 1955 को, और ही वाज रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1। सबसे जो नंबर 1 जो खिलाड़ी थे बैडमिंटन के, वो क्या है, 1980 के अंदर ये थे। द सेम ईयर ही बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, फर्स्ट इंडियन जो इनको ये खिताब मिला। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द कोच ऑफ इंडियन नेशनल बैडमिंटन टीम फ्रॉम 1993 टू 1996। जो इंडियन जो बैडमिंटन टीम है, नेशनल जो बैडमिंटन टीम, उसके ये कोच भी रह चुके। ही वाज अवार्ड द अर्जुन अवार्ड, जो खिलाड़ी होते हैं उनको कौन सा अवार्ड मिलता है, अर्जुन अवार्ड, इन 1972, एंड पद्मश्री इन 1982 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब कैडेट्स, हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो हमारे प्रकाश पादुकोण साहब है, इनकी बेटी का क्या नाम है, जो कि बहुत ही एक बड़ी सेलिब्रिटी है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारी एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिनके जो पिता हैं वो क्या रहे हैं, फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं। तो आपको उनकी बेटी का कमेंट के अंदर नाम बताना है कि इनका क्या रिलेशन है और इनकी बेटी का क्या नाम है। इसके बाद में कैडेट्स हमारे पास में आते हैं टीपू सुल्तान, जिनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1750 एट देवनाली इन प्रेजेंट डे बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर ऑन संडे 22 दिसंबर 1782 इन ए सिंपल कोरोनेशन सेरेमनी। यहाँ पे इनको जो है किंग बना दिया गया। उसके बाद में 1799 टीपू सुल्तान वाज किल्ड एट द होली गेटवे विच वाज लोकेटेड 300 यार्ड्स 270 मीटर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंगल ऑफ द, ये आपका श्री रंगपता फोर्ट है। ही वाज बरीड द नेक्स्ट आफ्टरनून एट द गुमस नेक्स्ट टू द ग्रेव ऑफ हिज फादर। उनके जो फादर साहब थे, उनकी जो ग्रेव यार्ड थी, कब्र थी, उनके साथ में उनको भी दफना दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं कैडेट्स रविंद्रनाथ टैगोर जी।
आपको पता ही होगा कि जो आपका जन गण मन जो आपका राष्ट्रगान है उनके रचयिता कौन है। तो हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके जो राष्ट्रगान है उनके रचयिता कौन है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर बोर्न रविंद्रनाथ ठाकुर 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ, 7 अगस्त 1941 जो है इनका देहांत हो गया। ऑल्सो नोन बाई सोब्रिकेट्स गुरुदेव काव्य गुरु, ये इनके अलग अलग नाम है। बिस्वा कावी वाज ए बंगाली पॉलीमैथ पोइट म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट, यानी कि ये सारी क्वालिटी ये सारे काम ये करते थे। टैगोर डाइड ऑन 7 अगस्त 1948 एट द एज ऑफ 80 इन हिज चाइल्डहुड होम इन कोलकाता। पहले इनको कोमा में गए, फिर 3 साल तक कोमा में रहे, ठीक है। वहाँ भी फिर इनको थोड़ा होश आया, तो बीच में जैसे होश आता एक कविता लिखते थे कि किस तरह से जो है ये मौत के पास जा रहे हैं, इस तरह से ये कविता लिखी। फिर जो है कोमा में गए और फिर फाइनली जो है यहाँ पे कोलकाता में इनकी डेथ हो गई। तो कैडेट्स, इस तरह से हमने जो हमारे बहुत सारे जो ग्रेट लीडर्स रहे हैं उनकी जो जीवनी है थोड़ी बहुत हमने चर्चा की है, तो उनके जो क्वालिटीज आप उनके बारे में अच्छे से जो है उनसे सीख ले सकते हैं। तो कैडेट्स, आज का जो लेक्चर है वी होप दैट आपको ये समझ में आया होगा, जो लीडरशिप है, जो लीडर होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं वो आपको ज़रूर याद हो गया होगा। तो कैडेट्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।